हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइब्रेंट बैंकर में। फ्रेंड्स, हम अभी पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ बोरोअर और पहले भी इसके 2 वीडियोस आ चुके हैं टाइप्स ऑफ बोरोअर की। ये पार्ट 3 है। तो अगर आपने वो पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और ये वीडियो जो है वो MSME सर्टिफिकेट की भी जो तैयारी कर रहे हैं बैंकर्स, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। साथ में JIIB CIIB के लिए भी ये बहुत बेनिफिट है। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स जो कि JIIB CIIB या MSME सर्टिफिकेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप उनके साथ इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ बोरोअर में अभी हमारा बचा है वो है लिमिटेड कंपनीज। लिमिटेड कंपनीज क्या होती हैं कि कोई भी कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इनकॉर्पोरेट हुई है उसको क्या कहेंगे, हम लिमिटेड कंपनी कहेंगे। कोई भी कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इनकॉर्पोरेट या रेगुलेट की जाती हैं उसको कंपनीज एक्ट बोलते हैं, और ये जो लिमिटेड कंपनी बोलते हैं। और ये जो एक्ट है कब से लागू हुआ है, 1 अप्रैल 2014 से। उसके पहले फ्रेंड्स जो कंपनीज एक्ट लागू था वो था 1956। कंपनीज एक्ट 1956 इसके पहले लागू था, लेकिन इस एक्ट के आने के बाद जो भी कंपनीज जो है 1956 एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड या रेगुलेटेड थी वो भी अब कंपनीज एक्ट 2013 में ही रेगुलेटेड मानी जाती हैं। तो फ्रेंड इसके तहत जो है 4 तरह से कंपनीज को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनीज एंड चार्टर्ड कंपनीज। तो फ्रेंड्स ये चारों तरह की कंपनीज के टाइप दिए गए हैं। अब इनके बारे में एक करके पढ़ लेते हैं। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती हैं कि कोई भी कंपनी है उसमें जो ऑनरशिप है ना, उसके जो ऑनर्स की ऑनरशिप है वो किसके थ्रू जानी जाएगी, उसमें उनकी कितने शेयर है, कितना परसेंटेज ऑफ ऑनरशिप है उसके अकॉर्डिंग ही जानी जाती है। और ये जो शेयर है वो उतने तक ही जो है लाइबिलिटी उनका जो ऑनर्स हैं उनकी उस शेयर परसेंटेज तक ही उनकी लाइबिलिटी जो है उसमें रहती है। तो उसी की वजह से इसको क्या बोलते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। और ऐसे केस में क्या होगा, जब उनकी जितना शेयर है उतनी ही उनकी ऑनरशिप है और उतनी ही परसेंट तक क्या होगी, उन जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी होगी। तो इनकेस कंपनी अगर लिक्विडेट होती है या बाइंड अप होती है तो जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी उनके परसेंटेज ऑफ शेयर्स तक ही रहती है। और जो भी लाइबिलिटी है वो अगर फुल्ली पेड हो जाती है, अगर कंपनी को कोई लॉस होता है उसमें अगर जो लाइबिलिटी है वो शेयर होल्डर्स की जो शेयर्स हैं उससे पेड अप हो जाती है, और जो लॉस है वो पेयर करने के बाद अगर कोई अमाउंट बचता है तो वो किसको वापस पे होता है, उन्हीं शेयर होल्डर्स को वापस पे कर दिया जाता है। ये एक चीज़ है। उसके बाद कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है कि जो भी कोई व्यक्ति है उसने अगर उस कंपनी के लिए गारंटी दी है तो वो जो गारंटी है उसी एक्सटेंट तक उसकी क्या होगी, उसमें लाइबिलिटी होगी। अगर कंपनी जो है वो लिक्विडेट होती है तब ये जो गारंटी है वो किसके होगी, जो शेयर कैपिटल है उसके ओवर एंड अबव जो है वो गारंटी होती है। इसका शेयर कैपिटल से कोई लेना देना नहीं होगा। अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है कि इसमें जो ऑनर्स रहते हैं उनकी जो लाइबिलिटी रहती है वो कैसी रहती है, अनलिमिटेड रहती है। मतलब जो भी कंपनी के डेब्ट्स और ऑब्लिगेशंस हैं उनके लिए ये फुल्ली या अनलिमिटेड तरह से लाइबल होते हैं, या आप अनलिमिटेड को फुल्ली बोल सकते हैं उस तरह से। और ऐसे ही जो चार्टर्ड कंपनी होती है वो चार्टर्ड कंपनी कोई अलग से कंपनी डिफाइन नहीं है, बस वही कंपनी जो कि चार्टर्ड ऑफ क्राउन इन इंग्लैंड के तहत फॉर्म्ड की गई थी वो जो है उनको चार्टर्ड कंपनी कहते हैं। और अब ये जो है वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। ये सारी जो है वो फ्रीडम के पहले की बात है, जब जो इंग्लैंड के रूल्स यहाँ पर चलते थे ब्रिटिश शासन के, तो उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी बनाई गई थी उनको चार्टर्ड कंपनी कहते हैं। लेकिन अब जितनी भी कंपनीज हैं वो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड जो हो रहती हैं वही कंपनीज मानी जाती हैं। अब ये चार्टर्ड कंपनी इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। फ्रेंड्स, जो शेयर्स कंपनी पड़ी थी उसमें से 2 तरह से जो है शेयर्स को डिवाइड किया गया है। जो कंपनीज लिमिटेड रहती हैं वो 2 तरह से रहेंगी। फर्स्ट है आपका
पब्लिक लिमिटेड कंपनी और सेकंड है आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी रहती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिमिटेड रहती हैं, जबकि जो प्राइवेट कंपनी लिमिटेड कंपनी रहती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती हैं। तो इनको बेटर समझने के लिए हम इनके जो अलग अलग फीचर्स हैं उनको एक साथ समझ लेते हैं, तो आपको एक क्लियर व्यू मिल जाएगा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ क्या होती हैं और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ क्या होती हैं। फ्रेंड्स, जो प्राइवेट लिमिटेड रहती हैं उसमें जो शेयर्स का ट्रांसफर्स रहता है वो कैसा रहता है, रिस्ट्रिक्टेड रहता है। जो ऑनरशिप रहेगी उसमें जो वो है अपने ऑन शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये जो राइट टू शेयर ट्रांसफर्स ऑफ शेयर रहता है वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनीज रहती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड रहती हैं, जहाँ पर कि जो कंपनीज के शेयर्स हैं वो बहुत पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं और हर कोई इवन आम व्यक्ति भी उन शेयर्स को खरीद सकता है और बेच सकता है। तो जब बेचता है तो वो ट्रांसफर्स होता है, इसलिए ऐसी कोई जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनमें कोई पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है और ऐसे ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी कोई पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। फ्रेंड्स, प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, दोनों ही कंपनी को अब जो नया कंपनीज एक्ट आया है उसमें पेड अप कैपिटल मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके पहले जो था कि अगर कोई कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसको 5 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल रखनी पड़ती थी, और अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसको 1 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल मिनिमम उसकी होनी चाहिए थी। लेकिन जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें मई 2015 में एक अमेंडमेंट हुआ है, जिसके बाद से जो पेड अप कैपिटल का कॉन्सेप्ट है वो दोनों ही कंपनीज से ख़त्म कर दिया गया है। जो थर्ड है हमारा जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स होने चाहिए वो होने चाहिए 2, और मैक्सिमम कितने तक हो सकते हैं 200 तक। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम नंबर 2 और मैक्सिमम नंबर 200 ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं, और जबकि अगर कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म होगी तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 होने चाहिए और मैक्सिमम की ऐसी कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि आप ही जानते हैं कि जो कंपनीज़ के शेयर्स हैं वो कई पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं। तो कितने भी जो भी लोग उनको सब्सक्राइब कर रहे हैं उन स्टॉक्स को या उन शेयर्स को, तो वो उसके मेंबर्स कहलाते हैं, इसलिए इसमें ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहती हैं उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डायरेक्टर्स 2 रहते हैं, जबकि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी रहेंगी उनमें मैक्सिमम जो नंबर ऑफ़ डायरेक्टर मिनिमम जो नंबर ऑफ़ डायरेक्टर होंगे वो 3 होंगे। इसमें जो अगर कोई जनरल मीटिंग होती है कंपनी की तो उसमें जो मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स रिक्वायर्ड रहेंगे उसका कोरम पूरा करने के लिए वो कितने हैं, 2 हैं, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स भी 2 हैं तो एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए, इसकी ये कंडीशन है। और जबकि पब्लिक लिमिटेड में कितने होने चाहिए, एटलीस्ट 5 होने चाहिए। लिमिटेड में कह रहा था कि कोई भी कंपनी जो है वो अपना बिजनेस जो है वो इनकॉर्पोरेशन से ही स्टार्ट कर सकती है, और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी रहती हैं उनको एक जो है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी प्रोड्यूस करना होता है, जबकि ऐसी कोई शर्त जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में नहीं है। और इन जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहती हैं उनको प्रोस्पेक्टस जो है वो फाइल करने की ज़रूरत नहीं रहती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनीज़ हैं ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं रहती हैं, और प्रोस्पेक्टस जो रहता है वो जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है या किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है तब ये इशू किया जाता है प्रोस्पेक्टस, इसलिए इसको ये प्रोस्पेक्टस के लिए स्टेटमेंट फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी रहती है उसको ये स्टेटमेंट जो है फाइल करने की ज़रूरत रहती है। अगर इसने फॉर्मेशन के टाइम पे फाइल किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो जब ये कंपनी लिस्टेड होगी तब उसको ये स्टेटमेंट जो है वो फाइल करना होगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 है उसने 2 और नए कॉन्सेप्ट इसमें जोड़े हैं इस एक्ट में, जो है कि फर्स्ट पर्सन 1 पर्सन कंपनी या स्मॉल पर्सन कंपनी। 2 तरह के नए कॉन्सेप्ट दिए कंपनीज के, 1 पर्सन कंपनी या स्मॉल पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी क्या होगी कि जिसमें कि सिर्फ एक ही डायरेक्टर हो या एक ही शेयर होल्डर हो, वो क्या कहलाएगी, 1 पर्सन कंपनी कहलाएगी। लेकिन कंडीशन क्या है, 1 पर्सन तो ऐसे आपका सोल प्रोप्राइटरशिप भी होता है, तो क्या वो 1 पर्सन कंपनी कहलाएगी? नहीं, क्योंकि अगर कंपनी है इसका मतलब ये है कि वो कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होगी। तो कोई भी कंपनी भले वो सिंगल ओनर के द्वारा मेंटेन की जा रही हो, लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट में तभी उसको हम 1 पर्सन कंपनी बोलेंगे। तो 1 पर्सन कंपनीज में किसकी ज़रूरत होती है, मतलब कौन बस उसको स्टार्ट कर सकता है, सिर्फ उसमें एक डायरेक्टर हो और सिर्फ एक स्टेक होल्डर हो तो भी वो जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हो सकती है, और इसको हम क्या बोलेंगे, 1 पर्सन कंपनी बोलेंगे।
ये जो कंपनी है फ्रेंड्स, अगर कोई छोटा इंटरप्रेन्योर है या नए जनरेशन का व्यक्ति है, वो अपना नया खुद का बिजनेस सेटअप करते हैं, तो खुद की कंपनी को वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करा के ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो 1% कंपनी है, ये तब तक ही 1% कंपनी मानी जाएगी जब तक कि इसकी जो पेड अप कैपिटल है वो 50 लाख से ज़्यादा एक्सीड ना करे, और जो उसका एनुअल टर्नओवर है वो भी कैसा हो, 2 करोड़ से ज़्यादा का नहीं हो उसके 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में। अगर वो उसके प्रीसीडिंग 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में अगर उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा का रह रहा है या पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा का एक्सीड कर जाती, तो वो 1% कंपनी फिर नहीं मानी जाएगी। फिर दूसरा जो कॉन्सेप्ट दिया है वो है स्मॉल कंपनी। इसका मतलब है कि कोई भी कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी से अलग हो, है ना, वो क्या कहलाएगी, स्मॉल कंपनी। पब्लिक कंपनी की कंडीशन क्या है कि इसमें एटलीस्ट 7 मेंबर्स होना चाहिए। तो अगर 7 मेंबर्स नहीं है और ऐसी कोई कंपनी फॉर्म हो रही, तो वो स्मॉल कंपनी के केस में आ सकती है। इसमें जो पेड अप कैपिटल है वो कभी भी 50 लाख से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए, या मतलब ये कुछ 5-6 कंडीशन दी हैं, उस कंडीशन को इसको फुलफिल करना होगा कि 50 लाख से ज़्यादा की इसकी पेड अप कैपिटल नहीं एक्सीड करना चाहिए। जो अगर और कोई भी लिमिट इसके अलावा प्रिस्क्राइब की गई है, तो वो जो लिमिट है वो 500 लाख से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए। जो टर्नओवर है वो 200 लाख से ज़्यादा का एक्सीड नहीं करना चाहिए। अगर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें जो टर्नओवर शो किया गया है वो 200 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और अगर इससे भी कोई हायर लिमिट डिसाइड की गई है तो वो 2000 लाख से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसकी कंडीशन है स्मॉल कंपनी के केस में। फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हम जो अभी मैंने आपको जैसे समझा रही थी कि 1% कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप एक से नहीं हो सकते, कि इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। जो 1% कंपनी होती है वो क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। कोई भी फ्रेंड्स कंपनी होगी वो हमेशा एक सेपरेट लीगल एंटिटी कंसीडर की जाएगी, जिसमें कि जो ऑनर है वो अलग माना जाता है। और मतलब जैसे किसी एक सिंगल व्यक्ति ने भी अपनी कंपनी स्टार्ट की, तो कंपनी का अपना एक अलग अस्तित्व होगा और उसका खुद का अलग होता है, तो ये जो है वो सेपरेट समझी जाती है अपने ऑनर से। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता है कि जो उसकी प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है वो उससे सेपरेट मानी जाए, ऐसा नहीं होता है। जो 1% कंपनी होगी उसमें लाइबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड होगी। लेकिन प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है प्रोप्राइटर की। इसमें परसेप्चुअल सक्सेशन होता है। इसका मतलब ये कि जैसे अगर जो ओनर है वो नहीं रहता तो कोई और उसको टेक ओवर कर सकता है, लेकिन इसमें ऐसा परसेप्चुअल सक्सेशन नहीं होता है। इसमें जो 1% कंपनी में जो लोन अगर उसको दिया जाता है तो उसकी ऑनर की कोई सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि ये जो कंपनी है वो कैसी मानी जाती है, सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है। लेकिन अगर कोई सोल प्रोप्राइटर को आपने लोन दिया है तो उसमें उसकी कैसी रहेगी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ऑनर की, क्योंकि ये जो एंटिटी है वो सेपरेट नहीं होती, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानी जाती है। 1% कंपनी को क्या होगा, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट, और इन सोल प्रोप्राइटरशिप को ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। जो फाइनेंस अगर किसी 1% कंपनी को डिसाइड किया जाता है तो उस कंपनी के क्रेडिट रिकॉर्ड के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा, जबकि अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप को क्रेडिट दिया जाता है तो उस ऑनर की क्रेडिट रिकॉर्ड के बेसिस पर दिया जाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो और कंपनीज के टाइप हैं वो है एक स्टेचुटरी कंपनी। स्टेचुटरी कंपनी क्या होती हैं, जैसे कि जो किसी स्पेशल एक्ट के तहत फॉर्म की जाती हैं उनको क्या बोला जाता है, स्टेचुटरी कंपनी। इसमें जैसे कि LIC कंपनी हुई, ये आता है आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये अलग ही अपने एक्ट के तहत बनाए जाते हैं, किसी स्पेशल एक्ट के तहत, तो उनको हम बोलते हैं स्टेचुटरी कंपनी। जैसे कि LIC एक्ट के तहत बनाई गई है, SBI एक्ट के तहत बनाया गया, RBI एक्ट के तहत बनाया गया, तो ये अपने अलग एक एक्ट के तहत जो कंपनीज फॉर्म हुई हैं उनको स्टेचुटरी कंपनी बोलते हैं। लेकिन इन कंपनीज, ये जो कंपनीज रहती हैं ये भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होंगी। इनका खुद का एक अलग लेजिस्लेचर होगा, अलग एक्ट होगा। उसके अलावा भी ये जो कंपनीज हैं ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड मानी जाती हैं, रजिस्टर्ड होती हैं, और ये जो कंपनीज हैं ये स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड होती हैं। तो ये जो है अलग तरह की कंपनी कहलाती हैं, जिनको कि हम स्टेचुटरी कंपनी कहते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स एक टाइप होता है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी का मतलब है कि पेरेंट को मान सकते हैं, जैसे पेरेंट कंपनी और उसके अंडर वाली चाइल्ड कंपनी, इस तरह से आप कंसिडर कर सकते हैं। तो होल्डिंग कंपनी कब होगी, अगर किसी कंपनी ने उसको किसी दूसरी कंपनी की 50% कैपिटल है, अगर किसी कंपनी का किसी दूसरी कंपनी में 50% से ज़्यादा की कैपिटल इन्फ्यूज्ड है, तो वो जो कंपनी है वो क्या कहलाएगी, उसकी होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी में उसने 50% से ज़्यादा कैपिटल इन्फ्यूज़ की है उसको क्या कहेंगे हम, सब्सिडरी कंपनी। एक डेफिनेशन होती है, या
जो सब्सिडरी कंपनी है, कोई एक सब्सिडरी कंपनी है, वो किसी मतलब एक कंपनी है, आप इस तरह से समझे कि ये एक कंपनी है, फिर एक कंपनी है, फिर एक ये कंपनी है। तो ये जो कंपनी है ये इसकी सब्सिडरी है, और ये जो कंपनी है ये इसकी सब्सिडरी है। तो अल्टीमेटली ये कंपनी भी क्या कहलाएगी, इस कंपनी की सब्सिडरी कहलाएगी। तो यहाँ पे वही दिया गया कि अगर कोई कंपनी एस एस मतलब सब्सिडरी इज अ सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी, है ना, विच इट सेल्फ इज अ सब्सिडरी ऑफ कंपनी एच। तो ये भी ऐसे केस में क्या होगा, जो थर्ड वाली भी है वो उसी की सब्सिडरी मानी जाएगी। ये भी एक सब्सिडरी है और ये भी सब्सिडरी कहलाएगी। फिर फ्रेंड्स होता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब है कि जहाँ पर गवर्नमेंट का जो शेयर है वो 50% से ज़्यादा का होता है, तो गवर्नमेंट का हो सकता है, या ये स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, या पार्टली स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का होता है। तो ये जो कंपनीज कहलाती हैं ये गवर्नमेंट कंपनीज के तहत आती हैं, और इसमें जो गवर्नमेंट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, या इन कंपनीज को हम क्या बोल सकते हैं, सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। फ्रेंड्स जैसे कि आरआरबी का स्ट्रक्चर होता है 35, 15 एंड 50 का, है ना। तो जो 50% शेयर रहता है ये क्या रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। जो 15% शेयर रहता है वो किसका रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का। और जो 35% शेयर रहता है वो स्पॉन्सर्ड बैंक का रहता है। तो ये जो केस है, इस केस में गवर्नमेंट की जो है वो 50% से ज़्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो ये जो कंपनी क्या कहलाएंगी, सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने वेरियस टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़े हैं। ये टाइप्स ऑफ बोरोवर्स में आपकी एक वैरायटी थी लिमिटेड कंपनी। अब अगर जब आप इन कंपनीज को लोन देते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वो और पढ़ लेते हैं। क्योंकि यहाँ आपको मेनली जो है इनसे डील करना है लोन के लिए, इसलिए हमने पहले उनका बेसिक्स समझा कि कौन सी कंपनी क्या कहलाएगी। अब जब आपको इनको लोन देना होगा तब क्या क्या आपको प्रिकॉशंस ध्यान रखना है, वो आपको देखना है कि बैंक्स को इनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको केयरफुली एग्जामिन करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। फ्रेंड्स जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अपने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर देती हैं, उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो सर्टिफिकेट रहते हैं ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं। ये इसका ही प्रूफ होता है कि जो कंपनी है उसने सारा इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ही जो सारी नेसेसिटी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा कर लिया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो ये इसका एक प्रूफ होती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जो मैं अभी आपको समझा रही थी वही पॉइंट है कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि जो शेयर्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, क्लोजली हेल्ड रहते हैं। और जबकि ये जो कंपनी है वो अपने इनकॉर्पोरेशन से ही बिजनेस को कमेंस करने की पावर इनको मिल जाती है। सेकंड जो मेन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या रहता है, कंपनी के फंडामेंटल और ये जो है कंपनी का एक फंडामेंटल अनअल्टरेबल चार्टर्ड रहता है। मतलब इसमें जो चीज़ें रहती हैं वो उनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किए जा सकते। बहुत ही रेयर केस में इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस या इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें चेंजेस किए जाते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया रहता है कि कंपनी का नाम क्या होगा, उसमें कितनी ऑथराइज्ड कैपिटल है, जो स्टेट कौन से स्टेट में ये रजिस्टर्ड है ना, किस स्टेट के लॉ के तहत रजिस्टर्ड है, और इस कंपनी के ऑब्जेक्ट और लाइबिलिटी क्या है स्टेक होल्डर्स के लिए, ये सारा इसमें दिया रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। साथ में ये जो ऑब्जेक्ट इसमें डिफाइन किए गए हैं वो जैसे हमने यहाँ पढ़ा था कि ये जो है अनअल्टरेबल चार्टर्ड रहता है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं उनको आप अल्टर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या होता है किसी स्पेशल पर्पस के लिए ही आप इसको अल्टर कर सकते हैं, और इसके लिए एक बोर्ड का स्पेशल रिजोल्यूशन होना ज़रूरी होता है। तो अगर कोई भी जो कंपनी है या कोई भी जो कंपनी है वो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, कोई एक्ट करती है इस कंपनी के द्वारा, या इस कंपनी के द्वारा किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जो कि उसके स्कोप से बाहर होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायर्स। मतलब इस कंपनी को जो पावर्स दी गई हैं उस पावर के बियॉन्ड जाके ये कंपनी कोई काम करती है या कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा कहलाएगा, अल्ट्रा वायर कहलाएगा। और ये जो अल्ट्रा वायर कॉन्ट्रैक्ट है या कोई भी एक्ट है वो जो है कंपनी की पावर्स के बियॉन्ड रहता है और कंपनी के लिए बाइंडिंग नहीं रहता है, कंपनी के लिए बाइंडिंग नहीं रहता है। और साथ में अगर कोई जो एक्ट है वो अल्ट्रा वायर के फॉर्म में किया गया है
तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा माना जाता है, वॉइड माना जाता है जब से किया गया है। तो ये इस चीज़ को भी बैंक को ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आप ऐसी कंपनीज़ को लोन दे रहे हैं तो ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि ये जो लोन आप दे रहे हैं उसकी पावर उस कंपनी को है कि नहीं, ये कहीं उनके अल्ट्रा वायर्स में तो नहीं आ रहा है, मतलब कंपनी के स्कोप के बाहर या तो नहीं है ये लोन जो वो उन्होंने डिमांड किया है या जिसके लिए अप्लाई किया है। उसके बाद सेकंड है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सेकंड है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या दिया रहता है आपका कि जो कंपनी है उसकी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसा होगा, है ना, उसके जैसे कि राइट्स और पावर्स क्या होंगे डायरेक्टर्स के, जो कंपनी है उसको कंडक्ट करने के रूल्स क्या होंगे, बोर्ड मीटिंग कैसी होगी, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें दी जाएंगी वो सारी किसमें दी जाती हैं आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। और साथ में ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के साथ ये भी चीज़ रहती है कि अगर कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के से डील कर रहा है वो ये माना जाता है कि उसने उस कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को केयरफुली पढ़ लिया और उसके जो प्रोविजंस हैं उनसे वो एग्री कर रहा है, तभी वो उस कंपनी के साथ डील कर रहा है। तो ये जो चीज़ रहती है इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोलते हैं। ये हमेशा इस चीज़ को माना जाता है अगर आप किसी भी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं तो आपने उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पढ़ लिया है, आप उसके बारे में जानते हैं उन दोनों के बारे में, तभी आप उस कंपनी से डील कर रहे हैं। ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टिव नोटिस माना जाता है। तो जब भी आप बैंक एज अ बैंकर कंपनी के केस में डील करते हैं तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान से देखना चाहिए कि जो डायरेक्टर्स की पावर्स है वो उनको ये पावर है कि नहीं कि वो इस कंपनी के अफेयर्स को कंडक्ट कर सकते हैं, उनको लोन्स उनको बोरोइंग्स की पावर है कि नहीं, जो पावर डायरेक्टर्स को दिए गए हैं उसमें बोरोइंग्स की उनको पावर दी गई है कि नहीं, साथ में जो चेक्स इंडोर्स करने की ड्रॉ करने की पावर है कि नहीं, वो बोर्ड का quorum पूरा करते हैं कि नहीं। साथ में ये भी होना चाहिए कि जो कंपनी है उसकी कॉमन सील है और जो डॉक्यूमेंट है वो उसी सील के थ्रू एग्जीक्यूट होना चाहिए, किसी की इंडिविजुअल साइन के थ्रू वो जो है डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट नहीं होने चाहिए। जो कंपनी की सील है और कॉमन सील उसी के थ्रू डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है फ्रेंड्स बोरोइंग पावर्स ऑफ द कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस कंपनी को उस बोरोइंग्स की कितनी पावर है, कहाँ किस एक्ट के तहत वो बोरो कर सकता है। तो हर एक कंपनी जो है उसको एक इम्प्लाइड पावर होती है मनी बोरो करने की, क्यों, क्योंकि अब वो अपना इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हैं तो उस बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए वो उसको लोन की ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हर एक कंपनी को पावर होता है, इम्प्लाइड पावर होता है, और जो उसको किसके थ्रू दिया जाता है उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू उसमें स्पेसिफाइड रहती हैं पावर मनी बोरो करने की। लेकिन कोई भी कंपनी जो है वो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाके बोरोइंग्स नहीं कर सकती है। अगर वो ऐसा करती है तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायर्स बोलते हैं। अभी पहले वाले उसमें स्लाइड में मैंने पढ़ा, अल्ट्रा वायर्स बोलते हैं। और ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कैसा माना जाता है, वॉइड माना जाता है, मतलब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। उसके साथ फ्रेंड्स ये आपने पढ़ा हो कि जो कंपनीज़ हैं वो उन पर एक लिमिट इम्पोज की गई है इंडियन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 180 के थ्रू कि जो कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो जो है वो कंपनी में जो उनकी एग्रीगेट पेड अप कैपिटल है या जो फ्री रिजर्व्स हैं, मतलब पेड अप प्लस फ्री रिजर्व्स, उनके एक्सेस से में जो है बोरो नहीं कर सकती। मतलब जितना कंपनी का कैपिटल है, कैपिटल से ज़्यादा जो है कंपनी की बोरोइंग्स नहीं होनी चाहिए। ये एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि किस में दी गई है, सेक्शन 180 के तहत दी गई है। तो ये जो है स्पेशल एक टर्म्स एंड कंडीशंस में है जो कि सेक्शन 180 में दिया गया है कि जो कंपनी की पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स के बियॉन्ड जाके वो मतलब उससे एक्सेस में बोरोइंग्स नहीं कर सकती है। लेकिन फिर बाद में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स ने क्या किया है, इसमें एक सुधार किया है और स्पेसिफाई किया है कि ये जो एक्ट है, मतलब ये जो सेक्शन है 180, ये प्राइवेट कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं होता, जबकि स्टार्टिंग में जो था वो दोनों ही कंपनीज पर, पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर ही इम्पोज किया गया था ये सेक्शन। लेकिन बाद में इसमें अमेंडमेंट करके बोला गया कि ये जो है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर अप्लाई नहीं होता है। फिर है फ्रेंड राइट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई कंपनी अपनी जो है बोरोइंग्स करती है तो बैंक को ये पावर है कि वो उसको
मतलब टेक ओवर कर सकती है या उसको सेल ऑफ कर सकती है अगर अकाउंट ख़राब होता है। लेकिन अगर किसी कंपनी ने जो है वो अपनी जो मनी बोरोइंग्स की है वो अनलॉफुल तरीके से किया है या अपने अल्ट्रा वायर्स के थ्रू किया है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि फिर कंपनी कैसे उनसे वो कर पाएगी, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसा माना जाता है, वॉइड माना जाता है, इनवैलिड माना जाता है। लेकिन अगर वो जो कंपनी है उसने इस फंड का जो अल्ट्रा वायर्स के थ्रू उसने बोरोइंग्स की है, उस फंड का वो यूज़ किसके लिए करता है, अपने जो दूसरे डेब्ट्स हैं उनको पे करने के लिए यूज़ करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो कंपनी है उसकी जो क्रेडिट है या जो क्रेडिटर्स हैं वो तो वही के वही रह रहे हैं। तो मतलब उसने यहाँ से लोन लेके दूसरे को दे दिया, तो जो यहाँ अमाउंट था वो अब अमाउंट कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। तो अल्टीमेटली उसके जो क्रेडिटर्स हैं वो या उसकी जो बोरोइंग्स हैं वो फिर भी वही हैं। तो इस केस में जो बैंक होता है उसके पास जो रहता है राइट रहता है रिकवर करने का। ऐसे केस में जो है वो बैंक जो है रिकवरी उनसे कर सकती है, भले जो बोरिंग्स है वो अल्ट्रा वायर्स के थ्रू हुई हो। फिर नेक्स्ट है कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। जब भी आप किसी कंपनी को लोन देते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उससे उनकी सर्टिफाइड कॉपी मांगे बोर्ड रेजोल्यूशन की, जिसमें कि क्या दिया रहता है कि कौन जो है वो ऑथराइज करता है किस की कितनी एडवांस लिमिट, सिक्योरिटी और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑथराइज किया गया है लोन लेने के लिए। उस व्यक्ति का नाम उसमें दिया रहता है जो कि ऑथराइज किया गया है बैंक अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए। कंपनी के बिहाफ में कौन उस बैंक अकाउंट को ऑपरेट करेगा ये उसमें दिया हो। साथ में ये दिया होगा कि जो कंपनी है उसकी सील जो है अकाउंट्स पे फिक्स की जाएगी तो किस नाम से रहेगी या किन पर्सन्स का उस पर नाम रहेगा, कौन उसको साइन कर सकता है। और साथ में ये दिया होगा कि अगर जो बैंक को अगर इक्विटेबल मॉर्गेज करना रहा तो डिपॉजिट का पावर भी किस पर्सन को दिया गया है, उनके भी नाम उसमें दिए रहेंगे। मतलब अल्टीमेटली बोर्ड रेजोल्यूशन में ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो ये भी उसमें दिया रहेगा कि किस किस को क्या क्या पावर दी गई है, कौन कंपनी के बिहाफ में एक्ट कर सकता है। ये बोर्ड रेजोल्यूशन लेना आपको बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप कंपनी के केस में डील कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का ये जो है चैप्टर ख़त्म हो गया है लिमिटेड कंपनीज। अब थोड़ा सा और इसमें बचा हुआ है वो है आपका लिमिटेड LLP बचा हुआ है। और जो अगर आप कंपनीज़ के साथ एक्ट का वो लोन करते हैं तो कंपनीज़ के कैसे रजिस्ट्रेशन होता है वो भी आपको थोड़ा सा बचा हुआ है। तो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उसमें हमारा ये सारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा इसको। थैंक यू सो मच।